कौन सुशील? वो जोकर, उसके बचपन का साथी। अरे वही। वो उसे कहाँ मिल गया? देवयानी की तकदीर अच्छी थी इसलिए मिल गया। दीदी तुम्हें याद है वो कैसा पागल था देवयानी के पीछे? सच्ची में। चलो बहुत अच्छा हुआ, अब देवयानी की उजड़ी हुई जिंदगी में फिर से सावन आ जाएगा। आ जाएगा नहीं, आ गया है। हाँ, फोन पर ही लग रहा था देवयानी बहुत खुश है। कब आ रही है वो? जल्दी, बस इतना ही कहा। दीदी बस अब उसके आते ही तुम दोनों की जल्दी से शादी करवा दो। मैं भी यही सोच रही थी। बाय द वे, तुमने क्या सोचा अपने बारे में? क्या तलाक के बाद धर्म चोपड़ा से शादी करने का इरादा है? हाँ दीदी। पता नहीं, मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। तूने तो मेरे मन की बात कह दी बेटी। मुझे तो उसकी हर हरकत झूठी लगती है। उसकी बातें, उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट सब नकली और बनावटी लगती है। तुम लोगों को धर्म जी के बारे में गलत फहमी है। वो बुरे आदमी नहीं है और उनकी पिछली जिंदगी से मुझे कोई मतलब नहीं। पहले से वो सुधर गए, क्या इतना काफी नहीं है? बेटी, चोर चोरी से जा सकता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं। ओफो माँ, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी बेटी अब धोखा नहीं खाएगी। हम भी बस यही चाहते हैं। But just be careful, बरखा। आई विल। गुड। एक बात और बेटी, तू अभी तक ब्याहता है, किसी की पत्नी है। जब तक तलाक नहीं हो जाता उसके साथ खुलेआम घूमना फिरना बंद कर दे। माँ अब जमाना बदल गया है। लेकिन मैं नहीं बदली, आसमान नहीं बदला, धरती नहीं बदली। जब तक मैं जिंदा हूं मेरे जमाने में जी। मेरी बात जो जी आई करना बेटी। ठीक है माँ, आइंदा ख्याल रखूंगी। करुणा, देवयानी के बारे में तुमने ऐसी खबर सुनाई है कि जी करता है कि मैं तुम्हारा मुंह सोने से भर दूं। झूठे कहीं के, सिर्फ कहते ही हैं, भरते तो कभी नहीं। और तो कभी अजीब सा नेचर है, उन्हें सोने में तोल दो, अंगूठे से लेकर सर के बाल तक हीरे जवाहरात में लाद दो, लेकिन उनका जी नहीं भरता। खैर, तुम्हें क्या चाहिए? फिलहाल तो हमें एक हीरे की अंगूठी ला दीजिए। हाँ? आपकी बहन को देनी है, मैं अपने पास से नहीं देने वाली। वाह, शर्त तुम हारो और जुर्माना मैं भरूं? तो आप नहीं लाएंगे? अरे ले आऊंगा, जरूर ले आऊंगा। ऐसा करो, सुबह जोरी को फोन करके उससे मंगवा लो, बस। क्या और कुछ? बरखा के बारे में बात करनी है आपसे। अब क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? बरखा चाहती है कि नरेश भैया से तलाक लेकर वो धर्म चोपड़ा से शादी करे, और मुझे और मम्मी को ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन फैसला तो बरखा को करना है ना। देवयानी आ जाए तो उससे कहूंगी बरखा को समझाने को, शायद उसकी बात मान जाएगी। हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप मेरी बात मान जाइए। कौन सी बात? May I come in? Yes. मैं एडवोकेट राजन तलवार। So? बरखा मैडम और आपके तलाक के सिलसिले में यहाँ हाजिर हुआ हूँ। ओह, तो मैडम ने आपको भेजा है? जी। फरमाइए। Can I sit? If you insist. हम कोर्ट में आपके तलाक के पेपर्स दाखिल करने जा रहे हैं। चाहिए? ये नो ऑब्जेक्शन लेटर है, प्लीज साइन कर दीजिए। जरा पढ़ लूं? श्योर। सो आपकी मैडम बरखा दूसरी शादी कर रही हैं? जी हाँ। बड़ी अच्छी बात है, मेरी ओर से मुबारक कहिएगा। श्योर। किससे कर रही हैं? धर्म से। किससे? धर्म चोपड़ा। ये क्या किया आपने? आप उसका मैसेज लेकर आए थे, ये उस मैसेज का जवाब है। उससे कह दीजिए अगर डाइवोर्स चाहिए तो वो उस स्काउंडरल से शादी नहीं करेगी। लेकिन एडवोकेट राजेंद्र तलवार, योर मिशन इज ओवर। थैंक यू। नरेश, ये वकील क्यों आया था? बरखा ने भेजा था उसे तलाक के लिए नो ऑब्जेक्शन लेटर साइन करवाने के लिए। अच्छा अच्छा, तो तुमने साइन कर दिया? उसके हाथ में कागज के टुकड़े नहीं देखे?
क्या मतलब? तुमने साइन नहीं किया? जी नहीं। लेकिन क्यों? तुम दोनों के समझौते की एक जरूरी शर्त थी ना? थी, लेकिन ये शर्त नहीं थी कि उसके बाद वो मेरे एक ऐसे दुश्मन से शादी करेगी जिसका नाम सुनकर ही मेरा खून खौलने लगता है। Of all the people she wants to marry that shit, धर्म चोपड़ा? No. आदमी तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन इट इज अ पर्सनल मैटर। हम राय तो दे सकते हैं, लेकिन फैसला नहीं कर सकते। और फिर तलाक के बाद तुम्हारा भी उसके साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हारा इतराज करना गलत है। मेरा एतराज गलत नहीं है बड़े भैया। डाइवोर्स के बाद भी मल्होत्रा नाम की छाप जो उसके साथ लगी हुई है वो मिट नहीं सकती। लोग अगर उससे मिसेस धर्म चोपड़ा कहेंगे तो ये भी कहेंगे कि ये मिसेस नरेश मल्होत्रा थी। तलाक रिश्ता तोड़ सकता है, लेकिन उस छाप को नहीं मिटा सकता। और ये हकीकत उस कीचड़ को हमेशा मुझ पर हंसने का मौका देगी। एंड आई डोंट वांट टू गिव हिम दैट सेंस ऑफ विक्ट्री। मैं जानता हूं नरेश कि तुम धर्म चोपड़ा से नफरत करते हो, जाहिर है, लेकिन बरखा की जिंदगी का सवाल है। मैं पहले अपनी जिंदगी की सोचता हूं बड़े भैया, बाद में दूसरों की। और मैं ये परमानेंट टॉर्चर खरीदने के लिए तैयार नहीं हूं। But you have promised. So hell with such a promise, sir. Bloody hell. फैसले अगर किए जा सकते हैं तो तोड़े भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम बरखा को तलाक नहीं दोगे? Let her marry any Tom, Dick and Harry. I will divorce her. But with him, no, never. ये क्या है मिस्टर तलवार? मिस्टर नरेश मल्होत्रा के हस्ताक्षर। ये जवाब है उसका? जी, he is no gentleman, आंटी। I can assure you of that. आपने उनसे कहा नहीं कि ये समझौते की जरूरी शर्त है? कहा था, फिर ये जवाब है उसका। लेकिन उन्हें कोई तो वजह दी होगी। दी थी। क्या? धर्म चोपड़ा। What the hell has he got to do with धर्म चोपड़ा? A lot it seems. You may marry Tom, Dick or Harry, but not Mr. Dharam Chopra. That is his condition. Excuse me. हेलो दीदी। हाँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। यहाँ आ सकोगी? थैंक यू। इतना अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं मैडम। जरूरी नहीं कि यही रास्ता अख्तियार किया जाए, और तरीके भी हैं। वो बात और है कि those would take time. Will you please give me some time to think, Mr. तलवार? And yes, I'm very sorry. आज जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके लिए। It's nothing, मैम। हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है। Anyway, आप सोच लीजिए, मुझे फोन करिएगा। We'll think what to do. Okay? Okay. Good night. Good night. आओ करुणा बेटी। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटी। बरखा कहाँ है? वो रही। तुम दोनों बातें करो, मैं चाय लेके आती हूँ। क्या बात है बरखा? दीदी, नरेश मेरी जिंदगी में अब भी आग लगाने से बाज नहीं आ रहा है। क्यों? अब ऐसा क्या कर दिया उसने? याद है, समझौते की एक जरूरी शर्त यह भी थी कि वो मुझसे डिवोर्स फाइट नहीं करेगा और मुझे आसानी से एक्स पार्टी डिग्री मिल जाएगी। हाँ याद है। मेरा वकील उससे नो ऑब्जेक्शन लेटर साइन करवाने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने दस्तखत करने की बजाय वो लेटर फाड़ कर फेंक दिया और कहलवाया है कि बरखा से कहना कि यही मेरा जवाब है। लेकिन इसकी वजह क्या बताई उसने? धर्म चोपड़ा कहता अगर मैंने उससे शादी की तो मुझे तलाक नहीं देगा। नफरत करता है ना उससे, दुश्मनी जो है। बरखा, नरेश भैया की अनगिनत नावाजिब हरकतों के बावजूद मैंने उनका कभी बुरा नहीं चाहा। हमेशा यही सोचती रही कि बिगड़े हुए हैं, सुधर जाएंगे। मगर अब तो अपने बड़े भाई को भी ऐसे बेतुके जवाब देते हैं कि अपनी इज्जत का ख्याल करके वो उससे बात करने तक से हिचकते हैं। अच्छी खासी रिलैक्स हो गई थी, नरेश ने फिर टेंशन में डाल दिया। वहाँ भी उनकी वजह से टेंशन ही बना रहता है। बहुत नरमी और शराफत बरतनी उनसे। अब जरा सख्ती से बात करती हूँ उनसे। मान लिया तो ठीक है, वरना एक दूसरा इलाज है हमारे पास। दूसरा इलाज? हाँ, देवयानी। इस समझौते की जिम्मेदार वही है। उसी की जमानत पर तुमने नरेश भैया को जेल जाने से बचाया था ना। अब इसका हल भी
उसे ही निकालना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ऑडिट के लिए अकाउंट बुक्स लिखनी है, तो ये 10 लाख किस अकाउंट में डालूं? इसे आप अभी रहने दीजिए, मैं नरेश से पूछ कर बताता हूँ आपको। ओके सर, या थैंक यू। पट मी टू नरेश। तो नरेश जी बाहर गए हुए हैं। तो ठीक है, जब नरेश जी वापस आए तो उन्हें कहिएगा कि मुझसे मिल लें। या नरेश भैया, जी भाभी। जरा इधर आइए। लीजिए, आ गया। बैठ जाइए। बैठ भी गया। लगता है किसी खास मसले पर गुफ्तगू करना चाहती हैं आप मुझसे। बरखा के मसले को अगर आप खास समझते हैं तो फिर उसी के बारे में बात करनी है। उस बारे में कहने सुनने को रह ही क्या गया भाभी। जो बात थी वो खत्म हो चुकी है। जब तक आप तलाक के कागजात पर दस्तखत नहीं कर देते तब तक इस बात को खत्म नहीं समझा जा सकता। नरेश भैया, अपनी बहन की सिफारिश कर रही हैं आप मुझसे? मैं किसी की सिफारिश नहीं कर रही, मैं तो आप दोनों के भले के लिए कह रही हूँ। अगर आप दोनों ने फैसला कर ही लिया है कि आपको अलग रहना है तो फिर ये रस्साकशी किस लिए? हम दोनों अलग जरूर हो चुके हैं, लेकिन उसे तलाक देने का फैसला मैंने फिलहाल बदल दिया है। जिंदगी भर मर्द के सहारे के बगैर जिए, यही उसकी सजा है। कसूरवार तुम हो नरेश, तुम। सजा तुम्हें मिलनी चाहिए, उसे नहीं। कसूरवार मैं हूं? क्या किया मैंने? अब रहने दो नरेश, अगर मैं इसकी लिस्ट बनाने लगूं तो इसका अंत नहीं होगा। इनसे बहस करना फिजूल है। आदमी समझाता उसे है जो समझदार हो, लेकिन वास्ता अगर किसी ना समझ से पड़े ना तो सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। आज तक आप लोग मुझे समझाते रहे हैं ना, आज मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हजारों सालों से दानिशमंद और अक्लमंद कहलाए जाने वाले लोग आदमी को सुधारने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उन्हीं के मुताबिक आदमी सुधरने के बजाय और बिगड़ता चला जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है? इसका फैसला करने वाले आप और हम कौन होते हैं? तो फिर इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला हर इंसान खुद करेगा, कोई और नहीं। और भैया, जब हमारे पास अपने गिरेबान हैं तो हम दूसरे के गिरेबान में हाथ क्यों डालें? नहीं नरेश, आई डोंट अग्री विथ यू। इंसान अकेला नहीं जीता, वो सबके साथ मिलकर जीता है, और जिस समाज में रहता है उस समाज के बनाए हुए असूलों को उसे चलना पड़ता है। कैसा समाज? जिस समाज में हम लोग रहते हैं उसकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं। भगवान और धर्म के डरावे देकर हमें अपनी मनचाही जिंदगी जीने से रोका जाता है। स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म, अरे ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। कैसी नास्तिकों जैसी बातें कर रहे हैं नरेश भैया। नहीं भाभी, नास्तिक तो वो होता है जिसने संसार के सब सुखों का त्याग कर दिया हो, जिंदगी की हर खुशी से मुंह मोड़ लिया हो। नॉट मी। मैं तो वो आस्तिक हूं जो जिंदगी के हर पल को अपनी मर्जी से जीता है, जिंदगी का लुत्फ उठाता है। मेरी मानिए तो आप दोनों भी वही कीजिए, खुश रहेंगे। एनीवे, कैन आई टेक योर लीव नाउ? सोना चाहता हूं भाभी। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट भैया। अरे तुम वहां कब से खड़ी हो पिंकी? इधर आओ। ये क्या बदतमीजी है पिंकी? चाचू बुला रहे हैं, इधर आओ। काम हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, वो ज्वेलरी की वजह से ना। अरे अभी 1 मिनट में हम आपकी नाराजगी दूर कर देंगे। कम सिट हियर। वैसे बेटे, छोटे बड़ों से रूठा करते हैं, गुस्सा नहीं करते, वो बेअदबी होती है। ये लो। 50 लाख? यस माय डियर, 50 लाख। 20 इन्हें दे देना और 30 अपने पास, जिसे तुम बिल्कुल अपनी मर्जी से अपने ऊपर खर्चोगी।
आफ्टर ऑल तुम मल्होत्रा खानदान की बेटी हो, हमारी बेटी हो। नरेश, मैंने तुम्हारा बैंक अकाउंट देखा है, उसमें सिर्फ 500 रुपए। मत भूलिए भैया कि मेरा नाम नरेश मल्होत्रा है। एक फोन करूंगा, रकम बैंक में जमा हो जाएगी। हाँ? तो बेटे कल इनकैश जरूर करवा लेना। हाँ? गुड डे। नरेश, ये बैलेंस चेक है, अगर बाउंस हो गया तो आप मुझे जेल भेजवा सकते हैं, यही ना? क्यों बेटे, चाचा को जेल भिजवाओगी? हाँ? गुड नाइट पापा। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। बरखा से तलाक की जो बात करनी थी वो तो हुई नहीं, उल्टे अपनी बेतुकी फिलॉसफी सुनाने बैठ गए। करुणा, नरेश बेतुकी बातें नहीं कर रहा था, आज हमारे साथ बड़ी सुलझी हुई बातें कर रहा था। इसे आप सुलझी हुई बातें कहते हैं? नरेश के अंदर यही तो खूबी है कि वो हर काम बड़े कन्विक्शन, बड़े विश्वास के साथ करता है। शायद इसीलिए तो बहस में जीत जाता है। देखिए, झूठ भी अगर 10 बार कहा जाए ना तो वो सच बन जाता है। प्लीज आप उनकी बातों में मत आइए, समझे? क्या समझूं क्या ना समझूं, यही मेरे समझ में नहीं आ रहा। एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी। नारायण दास। हाँ बोल रहा हूँ। कौन? भाई मैं नरेश बोल रहा हूँ, नरेश मल्होत्रा। अरे मल्होत्रा साहब, आपने कैसे याद कर लिया इस गरीब को? भाई इस समय तो मैं खुद गरीब हूँ, कुछ रुपयों की जरूरत थी नारायण दास। क्या मल्होत्रा साहब, आपको रुपयों की जरूरत है? कमाल है। हाँ भाई कुछ ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, कितने रुपए चाहिए आपको? 50 लाख। बस 50 लाख? अरे हजूर, 50 करोड़ बोले होते वो भी तैयार मिलते। नहीं नहीं, 50 लाख ही चाहिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आप आ जाइए, पैसे तैयार मिलेंगे। ओके, कल सुबह आता हूँ। बाय। आइए आइए मल्होत्रा साहब, आइए हेलो। आइए, तशरीफ रखिए। मेरा माल? हाँ जी जनाब, उधर आपने हुक्म किया और इधर तामील हुई। ये रहे आपके 50 लाख रुपए। ओह। और एक छोटा सा तकल्लुफ, एक छोटी सी फॉर्मेलिटी। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी और मैं भी नहीं चाहता था, क्योंकि मल्होत्रा इंडस्ट्री की जुबान का वैल्यू इस स्टाम्प पेपर से कम नहीं है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज? मल्होत्रा साहब, वो पार्टनर जिद कर रहा था कि धंधा धंधे के हिसाब से होना चाहिए, वरना मुझे कंपनी के नाम पे नहीं, पर्सनल लोन चाहिए नारायण दास। मल्होत्रा साहब, आपके नाम की साख कम है क्या? अजी हम तो आपके लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन क्या? वो बात ऐसी है मल्होत्रा साहब कि आपकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस ज्वाइंट फैमिली अफेयर। आप ऐसा कीजिए कि हम आपको लोन के कागज बना देते हैं, आप अपने सारे पार्टनर से सिग्नेचर ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अभी हम तो आपकी सेवा के लिए ही बैठे हैं। ये नहीं हो सकता नारायण दास। अच्छा कहिए, क्या पिएंगे आप, चाय या? मतलब इनकार कर रहे हैं? अजी हमारी इतनी हिम्मत कहाँ। तो फिर? मजबूरी है। ब्लडी हेल। लल्लू समझता है हमें।